गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार और यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो साइंस यानी विज्ञान के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो यहाँ पे आपको भेजा जा रहा है ये कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कक्षा 10 है उसके लिए साइंस का सिलेबस यहाँ पे मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बात करेंगे जो क्लास 10 है उसके साइंस के बारे में, SCINC। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षा 10 के अंदर क्या है कि जो विज्ञान है उस विज्ञान के अंदर क्या है कि अगर देखा जाए तो ऑल ओवर मतलब साइंस के जो अलग अलग जो ब्रांच है उनके सभी के चैप्टर दिए गए। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में जब बात करते हैं कि आपके जो बायोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर है, इसके बाद में बात करेंगे कि जैसे केमिस्ट्री से जो रसायन विज्ञान होती है उससे रिलेटेड होते हैं। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि आपकी जो फिजिक्स होती है, ठीक है, जो भौतिक विज्ञान होती है उससे रिलेटेड है। इसके बाद में जो आपके मतलब अपने जो ब्रह्मांड से संबंधित या अपनी पृथ्वी की संरचना मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ टॉपिक और कुछ टॉपिक अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक चलता है आपके जेनेटिक। कौन सा चलता है? जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जेनेटिक्स होती है इसे हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी। ठीक है ना। अब आप सबको पता होना चाहिए कि आनुवांशिकी शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस शब्द के बारे में, जो आनुवांशिकी शब्द है इसके बारे में क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा होती है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है आनुवांशिकी की, कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या डेफिनेशन आएगी, जो अपना आनुवांशिकी शब्द है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर अपने विज्ञान में। ठीक है, और उसमें बात करेंगे आनुवांशिकी के बारे में। देखो आनुवांशिकी जीव विज्ञान अपनी बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई ये आनुवांशिकता क्या है और ये विभिन्नताएं क्या होती है। देखो आनुवांशिकता का मतलब होता है कि जैसे नोटिस करना कि आपने देखा है कि जो गाय होता है, ठीक है, गाय होती है तो गाय के जो बच्चा होता है वो गाय के समान होता है। जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसके समान क्या होती है? संतान। तो ये क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो अपने जो पैतृक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, इनसे गुण क्या होते हैं? संतति में संचरित होते हैं। तो बात की जाती है यहाँ पे आनुवांशिकता की। तो यहाँ पे आनुवांशिकता इंग्लिश में बोलते हैं इसे हेरिडिटी। आनुवांशिकता को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। ठीक है, अब इस हेरिडिटी के बारे में देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है जो अपने पैतृक होते हैं, जो क्या होते हैं? पैतृक। ठीक है, अब पैतृक से तात्पर्य होता है कि माता पिता, पैतृक यानी जो माता पिता होते हैं। ठीक है, इन माता पिता से जो गुण होते हैं, ठीक है, जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? संतति में स्थानांतरित होते हैं। पैतृक से यानी माता पिता से गुण या लक्षण कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, गुण कह दो या लक्षण कह दो। पैतृक से गुण या लक्षण संतति में संचरित होते हैं।
इसमें संचरित होते हैं, संतति के अंदर संचरित होते हैं या वंशागत होते हैं। वंशागत या संचरित होने का मतलब है कि जो माता पिता होते हैं उनके गुण या लक्षण होते हैं वो उसकी संतति में जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात की जाए कि अपने दादा के फादर की बात की जाए, जैसे अपने दादा के फादर यानी परदादा की बात की जाए तो परदादा के गुण किस में है? अपने दादा के अंदर। और अपने दादा के गुण किस में है? अपने माँ बाप के अंदर। और अपने माँ बाप के गुण किसके अंदर आ गए? हमारे अंदर। और हमारे गुण किस में जाएंगे? जो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो अपनी जो संततियां होगी उसके अंदर क्या चले जाएंगे? अपने गुण या लक्षण चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता की डेफिनेशन क्या है कि पैतृक यानी माता पिता से गुण या लक्षण संतति में संचरित होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात की है यहाँ पे देखो विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का मतलब होता है अलग दिखाई देना। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करते हैं कि विभिन्नताएं क्या होती है? दो प्रकार की होती है। जो वेरिएशन होती है यानी विभिन्नताएं होती है वो दो प्रकार की होती है। विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं तो विभिन्नताएं होती है टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है, और दूसरे प्रकार की होती है वातावरणीय विभिन्नताएं। ठीक है ना, दो प्रकार की विभिन्नता है, एक तो आनुवांशिक होती है, एक वातावरणीय। ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नता से तात्पर्य होता है कि ऐसी विभिन्नताएं जो क्या होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि अपने माता पिता से या जो पैतृक होते हैं उनसे जो संतति में जो लक्षण चलेगी, ठीक है, वो अलग दिख रहे हैं तो वो क्या हो गई? आनुवांशिक। भाई जैसे मान लीजिए कि किसी के बाप के बाल घुंघराले, देखो आनुवांशिक विभिन्नता का उदाहरण देता हूं। जैसे किसी के पिता के बाल क्या है? पिता के बाल क्या है? घुंघराले। कैसे हैं? घुंघराले। पिता के बाल कैसे हैं? घुंघराले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पिता के बाल जो घुंघराले हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे जरूरी नहीं लक्षणों की प्रभाविता या अप्रभाविता के आधार पर क्या होते हैं? संतति में लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो पिता के बाल घुंघराले तो संतति में क्या हो जाएंगे? बाल कैसे हो जाएंगे? घुंघराले। ठीक है, अगर मान लीजिए कि घुंघराले बाल वाली जो जीन होती है वो प्रभावी रहेगी तो संतति में क्या होंगे? बाल कैसे दिखाई देंगे? घुंघराले दिखाई देते हैं। तो ये तो क्या हो गई? आनुवांशिक। भाई पिता के बाल घुंघराले थे, बेटे के बाल कैसे हो गए? घुंघराले। इसी तरीके से आगे बात करते हैं, जैसे किसी की भूरी आंखें होती है, ठीक है, अब वो भूरी आंखें भी मान लीजिए हो सकता है कि उसकी संतति की आंखें कैसे हो जाए? भूरी। ठीक है, तो इस प्रकार की विभिन्नता क्या कहलाएगी? आनुवांशिक विभिन्नता, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। दूसरे प्रकार की होती है वातावरणीय का मतलब होता है कि जो अपना एनवायरमेंट होता है इससे जो अर्जित करते हैं जो विभिन्नता है वो आपके वातावरण। जैसे कि मान लीजिए कि दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की टांग टूट गई, भाई किसी की चोट लगने से क्या हो गई? टांग टूट गई, तो ऐसे व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति हो गया, ठीक है, उससे जो संतति उत्पन्न होगी क्या उसी की समान टांग टूटी हुई संतति उत्पन्न होगी क्या कभी? अरे जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि किसी की आंख फूट चुकी है, ठीक है, काना हो गया, तो क्या उस काणे व्यक्ति से जो संतान उत्पन्न होगी वो काणी होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आंख फूट रहा है, कौन सा रीजन हो गया? एक तरीके से कौन सा रीजन हो गया? वातावरणीय विभिन्नता हुई, उसको वातावरण के कारण हुई ये प्रॉब्लम, तो उसमें क्या नहीं होगी? वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगी। केवल वही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है जो क्या होती है कि जीन्स के माध्यम से उत्पन्न होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जो एक पैतृक से किसमें? संतति में स्थानांतरित होती है। वो विभिन्नताएं चलती रहती है, बाकी वातावरणीय विभिन्नताएं नहीं चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई है अपने हेरिडिटी और आपके विभिन्नताओं के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो ये आनुवांशिकी शब्द है, जो यहाँ पे जेनेटिक शब्द है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई। यहाँ पे जो जेनेटिक्स एक जीव विज्ञान की शाखा है, ये बात याद रखना, ये क्या है? एक ब्रांच शाखा है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जीव विज्ञान में आनुवांशिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि आप आगे की उच्च क्लासों में जाओगे
तब आपको इस तरीके का अध्ययन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो जेनेटिक्स शब्द है, ये शब्द दिया था डब्ल्यू बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? डब्ल्यू बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा शब्द? आपका जेनेटिक्स। और कब दिया था? 1905 में प्रतिपादित किया था। डब्ल्यू बैटसन ने आपका ये जेनेटिक्स शब्द प्रतिपादित किया था। और इस डब्ल्यू बैटसन को हम क्या कहते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? डब्ल्यू बैटसन। तो इसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का पिता या जनक, पिता या जनक, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू बैटसन है जिसने जेनेटिक्स शब्द दिया था, उसको क्या कहते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आगे की बात आती है कि यहाँ पे जो आनुवंशिकी है, ठीक है ना, आनुवंशिकता होती है, ठीक है, इसके बारे में देखो चर्चा किसने की थी। तो यहाँ पे देखो आगे चलते हैं कि जो आनुवंशिकता होती है, इसके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप सब लोगों ने इसका नाम सुना है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन था, क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पूरी जो आनुवंशिकी है, ठीक है, वो किस पे टिकी हुई है? ग्रेगर जॉन मेंडल पे टिकी है। देखो यहाँ पे आनुवंशिकी के मामले में जो सबसे सफल प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था, वो कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और इस ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स से तात्पर्य क्या हो गया? कि आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको क्या बात याद रखनी है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछे तब तो क्या आएगा? डब्ल्यू बैटसन। आधुनिक जहां पे दिख जाए भाई, ये लगा हुआ है कि निम्न में से आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तब तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू बैटसन। और ये आ जाए कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, ठीक है, तब आपका आंसर आना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसने ही सबसे सफल आनुवंशिक प्रयोग किए थे। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पादप का चुनाव किया था? आप सबको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव किया था। कौन से पादप का? मटर के पादप का चुनाव किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके पादप का चुनाव किया था? मटर के पादप का चुनाव किया था। और जो मटर का पादप चुना था, उसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइम। उसका वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइम। तो यहाँ पे हम जो जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में जो आनुवंशिकी पढ़ने जा रहे हैं, वो मेंडल के आनुवंशिक प्रयोग और मेंडल के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक का जो मैंने बताया वो क्या बातें बताइए कि पहली बात तो आनुवंशिकी की परिभाषा कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आनुवंशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। अब आनुवंशिकता ये क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है ना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि अपने माता पिता या पैतृक होते हैं, इनसे जो गुण या लक्षण होते हैं वो किस में चले जाते हैं? संतान यानी बेटा बेटी में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो संतति यानी बेटा बेटी में जो गुण संचरित हो गए, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहते हैं, यानी आनुवंशिकता कहते हैं। और यहाँ पे जो आनुवंशिकता जो हेरिडिटी शब्द है, ये प्रतिपादित किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? स्पेंसर। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया था? आपका हेरिडिटी शब्द दिया था, ठीक है। फिर आगे बात की कि विभिन्नताएं देखो, एक तो आनुवंशिक विभिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पता अपने माता पिता से हमें हमारे से अपनी आगामी पीढ़ी में चली जाएगी, ऐसी विभिन्नताएं तो क्या कहलाएगी? आनुवंशिक विभिन्नताएं। और दूसरे प्रकार की होती है वातावरण, जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं जन्म के पश्चात। जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख फूट गई, अब आंख फूट करके वो काड़ा हो गया, तो काड़ा होने का जो गुण या लक्षण है उसकी संतति में कभी संचरित नहीं होगा। ये याद रखना है कि जो काड़ा व्यक्ति होगा उससे काणी संतति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसकी आंख किससे फूटी है? वातावरणिक कारणों से फूटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो गुण क्या कहलाएगा? वो विभिन्नता क्या कहलाएगी? वातावरणीय विभिन्नता, जो आनुवंशिक नहीं होती है, अर्थात नॉन जेनेटिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आगे की बात आती है कि जो आपका
आनुवंशिकी शब्द है ये डब्ल्यू बेटसन ने प्रतिपादित किया था कब 1905 में, और डब्ल्यू बेटसन को हम आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। फिर बात करते हैं कि फिर आगे बात करते हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। देखो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अर्थात आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने अपने जीवन काल में मटर के पादप यानी जिसका वानस्पतिक नाम है पायसम सेटाइम, उस पायसम सेटाइम पर इसने क्या किया था, आनुवंशिक प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पायसम सेटाइम पर क्या किया था, आनुवंशिक प्रयोग किया था। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अभी आपको ये शब्द दिख रहा है पायसम सेटाइम, ये क्या है, एक वानस्पतिक नाम है। देखो ये एक बात बताता हूँ, ध्यान देके सुनना कि यहाँ पे जो पायसम सेटाइम हमने ये नाम क्यों इश्यू किया है, ठीक है, इसलिए इश्यू किया है कि अपने पूरे ऑल वर्ल्ड में किसी भी पादप या जीव को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उसकी भाषाओं के, स्थानीय भाषाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग नामों से बोला जाता है या अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई, मान लीजिए कि कोई प्रवासी होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला गया और मान लीजिए कि वो अपने क्षेत्र की लैंग्वेज में ही मटर के पादप मटर बोल रहा है, ठीक है, जिससे मान लीजिए मटर शब्द यूज कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि किसी देश में ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि वहां पे मटर के नाम से न जान करके इसका कोई दूसरा नाम हो। तो इस तरीके से ऑल वर्ल्ड में क्या है, किसी जीव या मतलब कोई पादप है या जंतु है उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला, सारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, तो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम से पहचाना जाए, अर्थात उसकी पहचान केवल एक ही नाम से हो। इसलिए आपकी दो प्रकार की ऐसी संस्था थी जिन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार के साइंटिफिक नेम अनाउंस किए थे, और आपकी एक थी ICBN और एक थी ICZN। ये दो प्रकार की ऐसी संस्था थी जिन्होंने क्या किया था कि ये पादपों के और जंतुओं के नामकरण किए थे, इन्हें वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाम है ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाएगा, अर्थात पूरे वर्ल्ड में इस एक नाम से उसको जाना जा सके, इसलिए वैज्ञानिक नामों की आवश्यकता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मटर का वानस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या, पायसम सेटाइम। इसी तरीके से बात की जाए हमारे खुद का मतलब वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस होता है। इसी तरीके से प्रकृति में जितने भी जीव है उन सबके वैज्ञानिक नाम है, ताकि पूरे संसार में उस एक ही नाम से उसको पहचाना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एक नाम से पहचान के लिए क्या बनाए गए हैं, वैज्ञानिक नाम बनाए गए। लेकिन यहाँ पे अपना टॉपिक चलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल के जो मटर के ऊपर जो प्रयोग है, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी वीडियो को एक बार नहीं दो बार आप अच्छे से रिपीट करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे जो अपना जो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, ठीक है, उस ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसका जीवन परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल, अब इसका जीवन स्टार्ट होता है 1822 से लेकर के 1884। ये तो इसकी जन्म का ईयर है, ये इसका मृत्यु का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका मेंडल था, ठीक है, तो मेंडल का जन्म हुआ है 18 जुलाई। मेंडल का जन्म 18 जुलाई 1822 को। अब हुआ कहां पे, स्थान की बात की जाए तो स्थान की बात करते हैं जो ऑस्ट्रिया देश है। कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे 18 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। तो यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में,
कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसके जन्म के बारे में। तो इसकी जन्म बर्थ डेट कितनी है, 18 जुलाई 1822। देश कौन सा था, ऑस्ट्रिया, प्रांत हेंजेंडोर्फ और गांव कौन सा था, सिलीसियन। ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के अंदर ही पूरी की। क्या है कि हम लोग भी क्या करते हैं कि जब भी मतलब 8वीं 10वीं 12वीं तक तो क्या होता है ग्रामीण स्तर तक, फिर जब कॉलेज में चले जाते हैं तो शहरों की ओर चले जाते हैं। ठीक है। तो ग्रामीण शिक्षा पूरी करने के बाद में मेंडल क्या चला गया, शहर चला गया। और कहाँ पे, इन्होंने ब्रूनशहर। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पढ़ाई से संबंधित। तो 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी स्टडी की थी, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी की स्टडी की थी। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर लिए, ठीक है, उसके बाद में 1843 में ये ब्रूनशहर में क्या हुआ, ब्रूनशहर के एक चर्च में क्या बने, पादरी बने। फिर 1843 में ब्रूनशहर के चर्च में पादरी पद पर नियुक्त हुए। कौन से पद पर नियुक्त हुए, पादरी के पद पर। ठीक है। अब देखो चर्च में पादरी क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि टेंपल होते हैं, मंदिर होते हैं और मंदिरों के अंदर पुजारी होते हैं। उसी तरीके से आपके जो क्रिश्चियन, जो ईसाई लोग होते हैं, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके चर्च होते हैं। ठीक है ना। उन चर्च के अंदर क्या होता है कि पुजारी की तरह ही एक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो जहाँ की वहाँ की देखरेख करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना, मंदिरों में पुजारी, उसी तरीके से चर्च में भी क्या होता है, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो जो आपका मेंडल था उसे 1843 में उस चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त किया गया। क्यों किया गया था, क्योंकि इसके जो पिताजी थे वो पहले क्या थे, इसी चर्च में पादरी थे। इसी कारण इनको बाद में जब पिताजी का देहांत हो चुका था तो देहांत के बाद में इनको इसी चर्च में क्या, पादरी पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे जब ये पादरी पद पर नियुक्त हुए तब इनको किसकी उपाधि मिली थी, इनको ग्रेगर की उपाधि मिली थी। मतलब कौन से पद पे आने पर, ग्रेगर की उपाधि मिल गई थी। किसकी उपाधि मिल गई थी, ग्रेगर की उपाधि। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि 3 साल तक वियना विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स और प्राकृतिक विज्ञान की स्टडी की। भाई लगभग बात करते हैं 1851 में। ठीक है ना। 1851 में इन्होंने वियना विश्वविद्यालय से गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। लगभग कितने साल तक, 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक मेंडल ने क्या किया था, वियना विश्वविद्यालय से गणित और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। पहले तो प्रमुख डिग्री किसमें प्राप्त कर ली थी इसने, दर्शन शास्त्र में, लेकिन 1800 वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, गणित के और प्राकृतिक विज्ञान के सब्जेक्ट में क्या किया था, इन्होंने अध्ययन प्राप्त किया था। फिर अब मेंडल क्या था कि भाई मेंडल क्या था कि उस समय जब चर्च में रहता था तो चर्च में रहते हुए इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे चीज देखी। क्या देखी कि इन्होंने देखा कि चर्च में कुछ मटर के पौधे उगे हुए थे। उन उगे हुए मटर के पौधों में तो बाकी सारे लंबे थे, एक पौधा बोना था। बस सारे कैसे थे, टॉल थे, सारे पौधे लंबे थे। ठीक है ना। लेकिन एक पौधा कैसा दिखाई दिया इनको, बोना दिखाई दिया। तो इसी बोने पौधे की बात को देखते हुए, ठीक है भाई, ये बोना पौधा क्यों रहा, ये बाकी लंबे हैं, ठीक है, ये बोना क्यों रहा, इसी के कारण मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग किया था। ये मेंडल के लिए प्रश्नवाचक हो गया था। ठीक है ना भाई, मेंडल के मन में सवाल उठा कि यहाँ पे एक पौधा बोना क्यों रहा। तो इसी वजह से मेंडल ने क्या किया था, मटर के ऊपर आनुवांशिक प्रयोग किया था। और लगभग मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पे आनुवांशिक प्रयोग किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे इसी चर्च में रहते हुए मेंडल ने 1856 से 1863, देखो यहाँ पे
कुछ जगह ये दिखाया जाता है कि 1856 से 1863, और कुछ जगह ये शो रखा है कि 1857 से 1865। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे तो 7 वर्षों तक, वह 7 वर्षों तक, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि 8 वर्षों तक, यहाँ तो 7 वर्षों तक और यहाँ पे 8 वर्षों तक। तो यहाँ पे देखो दोनों डेट याद रख लो कि एक तो 1856 से 1863 और 1857 से 1865। अर्थात यहाँ से यहाँ तक मेंडल ने लगभग 7-8 वर्षों तक मटर के पादप पर आनुवांशिक प्रयोग किया था। कौन से पादप पे? मटर के पादप पर आनुवांशिक प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मटर पर जब इन्होंने आनुवांशिक प्रयोग किया, मटर पर क्या किया? आनुवांशिक प्रयोग किया, आनुवांशिक प्रयोग किया, ठीक है ना। और यहाँ पे मेंडल ने जो मटर का पादप था उसके अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किया था। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किया था, ठीक है। और 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग करने के बाद में मेंडल ने अपने प्रयोगों को उस ब्रून शहर की एक सोसाइटी थी उसके सामने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब इन्होंने 7 वर्षों तक मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग कर लिया, 7-8 वर्षों तक, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोगों को जो वहाँ की ब्रून शहर की सोसाइटी थी, ठीक है, उसके समक्ष प्रस्तुत किया। कब? 1865 में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 1865 में मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। किसके समक्ष प्रस्तुत किया? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष। कब? 1865 में, ठीक है। और फिर 1865 में जब इन्होंने अपने प्रयोग इस सोसाइटी, ये यहाँ के ब्रून शहर की एक सबसे बड़ी सोसाइटी थी, संस्था थी, इसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो इनके प्रयोगों को 1866 में, कब? 1866 में प्रकाशित किया गया था। इनके प्रयोगों को प्रकाशित किया गया वहां की पत्रिका में, वहां की जो वार्षिक पत्रिका चलती थी उसमें 1866 में प्रकाशित किया। और किस नाम से प्रकाशित किया था? पादप में पादप में संकरण प्रयोग, इस टाइटल से इन्होंने क्या किया था? मतलब मेंडल के आनुवांशिक प्रयोग थे उनको ब्रून सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। कब? 1866 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब देखो दुर्भाग्यवश ये रहा कि जब मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग किए थे, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या किया था? अपनी जो ब्रून शहर की सोसाइटी उसके सामने शोध पत्र के रूप में अपने प्रयोगों को प्रेजेंट कर दिया, और 1866 में वहां की एक वार्षिक पत्रिका में पादप में संकरण प्रयोग इस शीर्षक से उसके प्रयोगों को प्रकाशित किया। लेकिन फिर भी मेंडल के प्रयोगों को क्या नहीं मिली थी उस टाइम पे? सफलता। मतलब जीते जी मेंडल के प्रयोगों को सफलता नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि वहां पे उस समय क्या था कि अपने सबसे ज्यादा फेमस जो डार्विन था, ठीक है, उस डार्विन के प्रयोग चल रहे थे, तो सारे विश्व के वैज्ञानिक किस ओर ध्यान दे रहे थे? डार्विन के प्रयोग की तरफ। इसलिए मेंडल के प्रयोग की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा करते करते मेंडल इसी चिंता में लगभग ऐसे मान के चलो कि 6 जनवरी को मेंडल को जीते जी प्रयोग में सफलता नहीं मिली थी, तो मेंडल 6 जनवरी 1884 को क्या हो जाती है? मेंडल की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण बताया जाता है किडनी डिजीज, अर्थात किडनी से यानी गुर्दे से संबंधित कोई रोग था जिसके कारण मेंडल की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बात थी मेंडल की आनुवांशिक प्रयोग और मेंडल ने जो मटर के पादप में जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों प्रयोग किया था और इसके जीवन परिचय के बारे में। तो यहां तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की छोटी सी भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। तो यहां तक कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना। साथ ही अपना जो सिद्धार्थ स्कूल डॉट्स जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
धन्यवाद।